हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं 10 करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लगातार कंटिन्यू बनाए रखना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में इस्लामिक विद्रोही समूह यानी एक इस्लामिक विद्रोही समूह है, उसने अलेप्पो शहर पर कब्जा किया है। अलेप्पो शहर कहाँ स्थित है? ये सीरिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? सीरिया में। कौन सा शहर? अलेप्पो शहर, जिसके ऊपर किसने कब्जा किया? इस्लामिक विद्रोही समूह ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया है। अब हम सॉल्यूशन देखिए। अलेप्पो में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी पुराना शहर अलेप्पो स्थित है। पुराना शहर अलेप्पो स्थित है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी मध्यकालीन इस्लामिक वास्तुकला और प्रतिष्ठित गढ़ के लिए प्रसिद्ध है। एक आतंकवादी समूह है जो सीरिया के अंदर है, जिसका नाम है हयात तहरीर अल शाम। उसने इसके ऊपर क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। हम 2016 की बात करें तो 2016 के अंदर रूस और सीरिया की सेना ने मिलकर इसको आज़ाद कराया था, अलेप्पो शहर को, इन आतंकवादियों से या विद्रोहियों से। लेकिन 2024 के अंदर वापस इसके ऊपर दिसंबर महीने के अंदर कब्जा कर लिया है। साल 2016 में असद की सेना ने इन विद्रोहियों को अलेप्पो से खदेड़ दिया था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। अब हम बात करें विश्व के कुछ आतंकवादी समूह है, जैसे हमास। हमास जो आतंकवादी समूह है, ये कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है? ये फिलिस्तीन। दूसरा हम बात करें हैती, तो हैती जो आतंकवादी संगठन है वो यमन का है। हिजबुल्ला जो आतंकवादी संगठन है, ये लेबनान का फेमस है। एक ISIS, ये जो आतंकवादी संगठन है वो इराक प्लस सीरिया का फेमस है। एक है तालिबान, जो अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान का फेमस है। इस प्रकार यानी जो अरब कंट्रीज़ है उनमें यानी प्रत्येक देश के अंदर आतंकवादी संगठन या जो विद्रोही संगठन है वो पाए जाते हैं। आगे हम दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 की महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु ने जीता है। और पुरुष एकल का खिताब है वो लक्ष्य सेन ने जीता है। पुरुष एकल का लक्ष्य सेन ने जीता है। सैयद मोदी जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो प्रतिवर्ष 2009 से लखनऊ में आयोजित किया जाता है। सॉल्यूशन देखें तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा 2009 से लखनऊ में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की याद में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन या विश्व बैडमिंटन संघ है वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप, सुधीरमन कप, थॉमस कप और उबेर कप का आयोजन करता है। जो ये सभी की सभी जो चैंपियनशिप है या कप है वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। विश्व बैडमिंटन संघ की हम बात करें तो उसका मुख्यालय कुआलालंपुर जो मलेशिया के अंदर स्थित है। विश्व बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष पॉल एरिक हॉयर लॉरसन है, जो डेनमार्क से आते हैं। आगे हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष किसने की है या किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश की सरकार है, उन्होंने जो न्यायिक अधिकारी है, जैसे RJS हमारे राजस्थान में होता है, यानी राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज, उसी प्रकार न्यायिक जो सेवा के अंदर जो अधिकारी होते हैं उनकी आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बसों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप
बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? किस लिए लॉन्च किया है? रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया है। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है, जिससे बस यात्रा खासकर दूर दराज के इलाकों के लिए आसान हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ऐप को पेश किया है। इसे शासन और सार्वजनिक सुविधा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया है? तो ये पश्चिम बंगाल को किया है। 2 दिसंबर 2024 की हम बात करें तो यूनेस्को ने विश्व यानी पश्चिम बंगाल राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य डिक्लेयर किया है। अब हम बात करें यूनेस्को की तो इसका गठन होता है 16 नवंबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र जो संगठन है यूएनओ, उसका एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। और वर्तमान में इसके 194 सदस्य और 12 सह सदस्य है। यह अशासकीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी क्षेत्र भी इसमें इंक्लूड है। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। 53 क्षेत्रीय कार्यालय और 199 राष्ट्रीय आयोग इसके अंडर कार्य करते हैं। किसके अंडर? यूनेस्को के अंडर। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन चेन्नई के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? चेन्नई के अंदर इसका आयोजन हुआ है। सॉल्यूशन देखें तो विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है जो हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस के अधीन इसका आयोजन होता है। यह आयोजन समुद्री प्रौद्योगिकी और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्योगों या उद्योग नेताओं, पेशेवरों और विशेषज्ञों का एक मंच पर लाता है। 2024 का जो विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन है वो चेन्नई में 4 से 6 दिसंबर 2024 को आयोजित होगा और इसे भारतीय समुद्री इंजीनियर संस्थान चेन्नई शाखा द्वारा होस्ट किया जाएगा। आगे हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो दोस्तों रातापानी अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। हमने कल बात की थी माधव जो टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य की या टाइगर रिजर्व की, जो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना था। कल वाला जो हमारी जो क्लास थी उसके अंदर उसकी चर्चा की थी, जिसके अंदर ओनली 3 बाघ होने के बावजूद उसको बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। और रातापानी था उसके अंदर 90 बाघ थे, फिर भी उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा नहीं दिया गया था। लेकिन कल की हम बात करें या परसों की हम बात करें 3 दिसंबर 2024 को रातापानी को भी 9वां टाइगर रिजर्व बना दिया है। सॉल्यूशन देखिए, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित है। सीहोर जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। वर्ष 2022 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 785। मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, नौरादेही टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है और माधव टाइगर रिजर्व है। और ये नया वाला रातापानी टाइगर रिजर्व है जो 9 टाइगर रिजर्व वाला यानी राज्य है, जिसको बाघ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किससे वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है या घोषित किया है? तो ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। ब्रेन रोट का मतलब होता है जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के अंदर जो रील्स वगैरह देखते हो, जो स्क्रॉल करते हो, बार बार स्क्रॉल करते हो, तो ये स्क्रॉल करने की जो बीमारी है उसे ब्रेन रूट कहा जाता है, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। अब इसका सॉल्यूशन देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 के वर्ड ऑफ द ईयर के लिए ब्रेन रोट वर्ड को चुना है। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉलिंग करते रहते हो तो आप ब्रेन रोट के शिकार हो। आगे हम बात करें गायिका चार्ली एक्सियस द्वारा पुनः परिभाषित और अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही कमला हैरिस जो हार चुकी है, उसके समर्थकों द्वारा अपनाए गए शब्द ब्रेट को 2024 का कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है।
यानी जो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर शब्द है वो ब्रेट को नामित किया गया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ब्रेन रूट को नामित किया है। तो ये 2 शब्द है, प्लीज़ इसको ध्यान रखना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आए तो ब्रेन रूट करना, और कॉलिंस डिक्शनरी आए तो आपको क्या करना है, ब्रैट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 मारिया विक्टोरिया जुआ ने जीता है। मारिया विक्टोरिया जुआ ने जीता है। ये फिलीपींस की रहने वाली है। नर्स मारिया विक्टोरिया जुआ ने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है, और ये बेंगलोर में आयोजित किया गया था, और बेंगलोर में ये पुरस्कार उनको दिया गया। मारिया विक्टोरिया जुआन फिलीपींस की जो नर्स है उनको 2 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में मिला है। आगे हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई? तो ये उबेर के द्वारा शुरू की गई है, और शिकारा के माध्यम से ये क्या की जाएगी, जल परिवहन सेवा दी जाएगी। तो इसे उबर शिकारा के नाम से जाना जाता है, जो आप घर बैठे ही इसको क्या कर सकते हो, अपनी टिकट बुक करवा सकते हो। तो ये जो सर्विस है वो डल झील जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, वहाँ प्रारंभ की गई है। उबर यूज़र अपने ऐप के जरिए श्रीनगर में डल झील पर शिकारा की सवारी बुक कर सकते हैं। यह पहल कंपनी की एशिया में पहली जल आधारित पेशकश है। एशिया में पहली जल आधारित पेशकश है। इससे पहले कंपनी ने जैसे वेनिस इटली में और यूरोपीय गंतव्यों में परिचालन कराती रही है, और इस सेवा को शुरू करने के लिए उबर ने 7 शिकारा ऑपरेटर के साथ पार्टनरशिप की है। आगे हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में किस देश में इमरजेंसी लगा दी गई है, जो वापस हटा भी दी गई है? तो ये दक्षिणी कोरिया के अंदर लगा दी गई है। ये इसलिए लगाई गई है कि दक्षिणी कोरिया की जो गवर्नमेंट है उसका जो अपोजिशन पार्टी है या अपोजिशन जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा महाभियोग लाया गया था, जिसके कारण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल ने इमरजेंसी लगा दी, और उसका काफ़ी विरोध हुआ। विरोध होने के कारण इसको वापस लेना पड़ा। इससे पहले 1990 के आसपास भी दक्षिणी कोरिया ने इमरजेंसी लगाई थी या मार्शल लॉ लगाया था। दक्षिणी कोरिया ने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया गया, लेकिन अब दक्षिणी कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक येओल ने 4 दिसंबर 2024 के मॉर्निंग काल के अंदर आपातकाल या मार्शल लॉ को हटाने की घोषणा कर दी है, क्योंकि उनकी काफ़ी विरोध भी हुआ, जिसके कारण उनको वापस लेना पड़ा। राष्ट्रपति यू सुक योल ने कहा है कि देश का विपक्ष है वो उत्तरी कोरिया के साथ ही मिल गया है, जिसके कारण इन्होंने मेरे खिलाफ क्या लाया है, महाभियोग प्रस्ताव लाया है। इस प्रकार दोस्तों हमने 10 क्वेश्चंस की चर्चा की, बड़े महत्वपूर्ण थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। प्यारे दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपके सामने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और अन्य जो सब्जेक्ट है वो भी ला सके। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ।